एवरीवन, पिछले वीडियो में आपने बेटा बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ा जो कि बेसिक है और उनको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे, छोटे छोटे जो टर्म्स हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब खर्चा। जो माल को बनाने पर या बेचने के लिए जो भी आपका खर्चा आया है, कॉस्ट लगी है, उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे जो आपने माल बेचा उसको बनाने में भी कुछ खर्चा लगा होगा, उसके लिए भाई आपने कहीं रेंट पे किया होगा, कमीशन पे किया होगा, सैलरी पे की होगी, और ऐड भी करते हैं। इसके साथ ही मान लो आप कोई मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हो, भाई प्रोडक्शन जो किया है मशीनरी से ही किया है, तो मशीनरी को इस्तेमाल करने से उसमें घिसावट हो गई है, तो वो भी सारा एक्सपेंस कहलाएगा। एक्सपेंस का मतलब खर्चा, यानी कि प्रोडक्शन पर जो भी खर्चा आया है उसको आप एक्सपेंसेस बोलोगे, राइट। इसके साथ और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी इसी में इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद बात आ जाती है इनकम की। इनकम और रेवेन्यू में अंतर है। रेवेन्यू को हम बोलते हैं सेल प्रोसीड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। बिक्री से प्राप्त धन को हम रेवेन्यू कहते हैं। भाई माल आपने 5 लाख का बेचा तो आपका रेवेन्यू कहलाएगा, वो इनकम नहीं कहलाएगा, वो रेवेन्यू कहलाएगा। अब मान लो जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, तो मान लो 4 लाख का माल आपने खरीदा था, या आपका 4 लाख का माल था, आपने 5 लाख में बेचा, तो 1 लाख जो आएगा डिफरेंस वो आपका इनकम होगा, राइट। तो रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के डिफरेंस को हम बोलते हैं इनकम। यानी कि जितने का माल बिका है उसमें से आप अपनी लागत घटा दीजिए, वो आपका इनकम निकल के आ जाएगा। प्रॉफिट में अंतर होता है, प्रॉफिट आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे हैं इनकम क्या है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यानी कि जितने का माल बिका है उसमें से अपना खर्चा घटा दीजिए, आपकी इनकम निकल के आ जाएगी। प्रॉफिट किस तरह से निकलता है, जब आप टोटल रेवेन्यू, भाई जितना भी टोटल माल बिका है, यहाँ तो सिर्फ एक आइटम लेके चले थे, जितना भी सारा माल बिका है उसमें से सारा खर्चा घटा दीजिए, वो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और प्रॉफिट आने से क्या है, आपका बिजनेस में पैसा बढ़ता है, क्योंकि फ़ायदा होगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। फिर उसके बाद है गेन। गेन इंसिडेंटल होता है, ये अचानक से होने वाली चीज़ें हैं। अब जैसे लॉटरी लग जाए, ठीक है, तो वो भी एक गेन है। अब यहाँ पर आपके जो बिल्डिंग थी उसकी कॉस्ट 10 लाख थी, 12 लाख में बिक गई, लग नहीं रहा था आपको बिक जाएगी लेकिन बिक गई, तो ये 2 लाख क्या कहलाएगा, गेन, राइट। तो ये इंसिडेंटल है, ये एक एडवांटेज है, मॉनेटरी बेनिफिट है जो कि आपको एक इवेंट से मिलता है, कोई ज़रूरी नहीं है। प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मली आप माल बेचते हो, ठीक है, और आपकी जितनी कॉस्ट थी वो घटाने के बाद सारा जो टोटल एक्सपेंसेस को टोटल रेवेन्यू में से घटा दीजिए, आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। लेकिन गेन क्या है, एक पर्टिकुलर चीज़ पर है और बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स के लिए होता है। फिर उसके बाद आ जाती है लॉस। लॉस को हम 2 तरीके से बता सकते हैं। एक तो नॉर्मल केस में, भाई जब आपका खर्चा ज़्यादा हो जाए और आपको पैसा कम मिले, यानी कि माल कम का बिके और खर्चा ज़्यादा हो जाए, एक तो लॉस की कंडीशन ये हो गई। एक लॉस की कंडीशन ऐसी हो जाती है, भाई वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था, आपके बिजनेस में माल रखा हुआ था, आग से जल गया, ये भी लॉस है, ठीक है। किसी ने चोरी कर लिया, वो भी लॉस है। तो और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से क्या है, लॉस हो सकता है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं परचेजेज। परचेजेज का मतलब बेटा जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो उससे रिलेटेड जो गुड्स खरीदते हो तो उसको हम परचेजेज बोलेंगे। भाई जैसे मान लो आपका कपड़ों का शोरूम है, तो आप कपड़े खरीद के लाते हो,
फिर उनको बेचते हो, तो ये आपके गुड्स कहलाएंगे और ये परचेजेज में आएगा। ठीक है, जब आप खरीदते हो तो परचेजेज। इसके अलावा मान लो प्रोडक्शन का भी काम है आपका, मान लो कपड़े बनाने का, तो कपड़े बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, रेशम वगैरह, ठीक है, सूत वगैरह, जो भी सारी चीज़ें चाहिए आपको, कॉटन, तो ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल वगैरह सारी चीज़ ये भी परचेजेज में ही आएगा। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, गुड्स और असेट्स में डिफरेंस होता है। सेम चीज़ गुड्स भी हो सकती है और असेट्स भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आप उसका क्या करते हो। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपका कपड़ों का शोरूम है, आप दिल्ली से कपड़े लाते हो खरीद के, यहाँ पर बेच देते हो अपने जहाँ भी आपका बिजनेस है, तो गुड्स कहलाएगा। लेकिन मान लो आप कपड़े खरीद के ला रहे हो और उनको बेच नहीं रहे हो, जो डमीज़ होते हैं खड़े रहते हैं शो पीस के लिए, दिखाने के लिए, उनको आपने वो कपड़े पहना दिए, अब बेच नहीं रहे हो आप, तो आपका असेट्स कहलाएगा। जब तक कि वो बेचोगे नहीं वो गुड्स असेट्स कहलाएगा, और बेच दोगे तो वो गुड्स कहलाएगा, राइट। फिर इसके बाद परचेज रिटर्न, जब खरीदा हुआ माल जो आप खरीद के लाए हो और उसमें कुछ डिफेक्ट मिल जाता है, टूट फूट या दूसरा आ जाता है, तो खरीदा हुआ माल जब वापस करते हैं तो उसको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। फिर है सेल्स। सेल्स का मतलब माल बेचना, आपने कपड़े बेचे, ठीक है, तो वो सेल्स कहलाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो, वो गुड्स बेच रहे हो, तो वो सेल्स कहलाएगा। अब जैसे मान लो आपने कपड़े बेचे, आपका सेल्स है। अब जिसको आपने कपड़े बेचे, मान लो कपड़े दूसरे चले गए, तो आपको वापस करेगा, तो वो सेल्स रिटर्न कहलाएगा, या रिटर्न इनवर्ड्स। परचेज रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड कहलाता है, ठीक है, क्योंकि परचेज होता है तो इन होता है, परचेज रिटर्न होगा तो वो आउट हो जाएगा, इन और आउट, इस तरह से समझेंगे। फिर है स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। ये बेसिकली क्या है, जो रीसेल पर्पज़ के लिए गुड्स है या जो हमारे पास बिन बिके रह गए हैं, ठीक है ना, तो उसको हम स्टॉक बोलते हैं। ये ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, बेसिकली जब साल की शुरुआत होती है तो आपके पास जितना स्टॉक होता है शुरुआत में, उसको हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। और साल के लास्ट में, अब जैसे मान लो मैं अकाउंटिंग ईयर को ही लेके चलता हूँ, 1 अप्रैल को आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है। अब 1 अप्रैल को जब आपने अकाउंट्स ओपन किए तो आपके पास स्टॉक था मान लो 1 लाख का, ठीक है, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। जब 31 मार्च को आप अकाउंट्स क्लोज कर रहे थे तो आपके पास 1.5 लाख का माल बचा हुआ था। अब साल के दौरान आपने बेचा भी है, खरीदा भी है, तो साल के लास्ट में अब आपके पास 1.5 लाख का माल बचा हुआ है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, 31 मार्च को जब आप अकाउंट्स क्लोज कर रहे हो तो क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन जैसे ही अगले दिन 1 अप्रैल को बेटा वही क्लोजिंग स्टॉक आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। अब है इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री में बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्टॉक में जनरली आपका फिनिश गुड्स आते हैं जो कि बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्वेंट्री में सारी चीज़ें आ जाती है। रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश्ड गुड्स है, फिनिश्ड गुड्स है और स्टॉक इन ट्रेड, सारी चीज़ें। वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा दूसरे नंबर पे। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब सेमी फिनिश्ड गुड्स, यानी कि जो अभी माल आधा तैयार हुआ है आधा तैयार नहीं हुआ है, मतलब पूरे तरीके से तैयार नहीं हुआ है। रॉ मटेरियल समझ लीजिए, मान लो अगर मैं बात करूँ, आपका बिजनेस है लेदर के शूज़ बनाने का, तो लेदर आपके लिए रॉ मटेरियल होगा, तो वो आपके पास रखा हुआ है, तो आपका इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कहलाएगा। फिर अब कुछ सामान भाई लेदर की कटिंग वगैरह करके जूते की शेप दे दिए, सोल नहीं लगी है, लेसेस नहीं लगे, तो वो उस तरह का जो स्टॉक है, उस तरह का इन्वेंट्री है, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस का कहलाएगा या सेमी फिनिश्ड गुड्स का।
फिर फिनिश्ड गुड्स की बात कर लेते हैं। अब जो सेमी फिनिश्ड गुड्स थे उनमें सोल भी लगा दिया, लेसिस भी लगा दिए, पॉलिश वगैरह करके डब्बे में पैक करके टैग वगैरह लगा के सब कुछ तैयार कर दिया। मतलब अब वो मार्केट में बिकने के लायक है, उसको मार्केट में बेचा जा सकता है। तो ये इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स कहलाएगा। फिर है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये गुड्स क्या है, जो बेसिकली खरीदे गए हैं रीसेल पर्पज़ के लिए। आप जैसे कपड़े खरीद के लाए हो दिल्ली से और यहाँ पर बेच रहे हो, तो ये इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कहलाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आ जाती है, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करते टाइम पर क्या क्या चीज़ें हमें उसमें ऐड करनी चाहिए और क्या क्या हमें नहीं ऐड करनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है, केयर शुड बी टेकन दैट द फॉलोइंग गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री में ये नहीं है। अब सबसे पहला क्या है, गुड्स विच हैव बीन सोल्ड बट रिमेन अनडिलीवर्ड। आपने किसी कस्टमर को माल भेज दिया लेकिन वो माल आपकी शॉप पे रखा हुआ है, तो आपका स्टॉक नहीं कहलाएगा, वो कस्टमर का माल है। फिर उसके बाद आपने माल खरीद लिया था, रिसीव हो गया, लेकिन अभी तक वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कि अपने माल में नहीं चढ़ाया, तो उसको भी आप क्या है, नहीं इंक्लूड करेंगे। अब कौन सी चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए वो देखते हैं। पहला है गुड्स सेंड टू कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अब मान लो आपका कपड़ों का ही शोरूम है, आपको कोई जान पहचान का कस्टमर था, वो आया आपकी शॉप पे, कपड़े दिखा दो, फिर उसको समझ में नहीं आ रहा, वो कह रहा है कि मैं घर जाके दिखा के आता हूँ, आप 5-6 जोड़ी कपड़े दे दीजिए, अगर पसंद आ जाएगा तो खरीद लेंगे, जो पसंद नहीं आएगा आपको वापस कर देंगे। तो अभी उसने क्या है, बेसिकली बताया नहीं है, अब उसके पास रखा हुआ है, आपके जो माल है उसके घर पे रखा हुआ है, तो क्योंकि अभी वो माल बिका नहीं है तो वो आपका क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड किया जाएगा। फिर उसके बाद है, आपने अपने एजेंट को, आपका कोई एजेंट था उसके थ्रू भी आप माल बेचते हो, उसके पास माल भेज दिया था बेचने के लिए, लेकिन वो बिका नहीं है, तो वो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक में आएगा। अब एक बड़ी बात यहाँ पर कही गई है कि इन्वेंट्री की वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिखाते हैं वो कौन सी दिखाएंगे, एक तो बुक वैल्यू होती है, एक मार्केट वैल्यू, यानी कि कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट प्राइस क्या है, जितने का आपको उसका भाई कॉस्ट पड़ी है, जितने का आपका खर्चा पड़ा है। दूसरा रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू, जितने में वो बिक सकता है। इन दोनों में से जो भी वैल्यू कम होगी उसी को आप बैलेंस शीट में दिखाओगे। फिर बात आ जाती है डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री। मतलब स्टॉक और इन्वेंट्री में अंतर क्या है। स्टॉक में तो सिर्फ फिनिश गुड जो कि रीसेल पर्पज़ के लिए है वही होते हैं, लेकिन इन्वेंट्री में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है इन्वेंट्री। इसमें रॉ मटेरियल का भी स्टॉक आएगा, सेमी फिनिश्ड का भी आएगा, फिनिश्ड गुड्स का भी आएगा और स्टॉक इन ट्रेड या स्टॉक का भी आएगा। तो इस तरह से क्या है, इन्वेंट्री इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन स्टॉक। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टर्म्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।